हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज भी नए टॉपिक्स के साथ। आज हमने रिवीजन प्रश्न नहीं रखा है क्योंकि कल हमने रिवीजन सीरीज लाया था, तो इसलिए आज सीधे टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं आज का क्या है। एआई के लिए मैंने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी कि एआई पर एक समिट हो रही है। पहली बार एआई सुरक्षा पर समिट हो रही है। तो कहाँ पर हो रही है? ब्लेचले में। तो इसको ब्लेचले घोषणा पत्र के नाम से अब माना जा रहा है। अभी हाल ही में नवंबर में स्टार्ट हुई है। 2 दिवसीय ये जो पूरा समिट था, किस पर आधारित था? तो एआई सुरक्षा समिट से संबंधित है। ब्लेचले याद रखेंगे कहाँ का है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में ऋषि सुनक जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्लेचले घोषणा पत्र नाम क्यों रखा गया है इसका? क्योंकि जो स्थान है जहां पर ये समिट हो रही है उसका नाम है ब्लेचले पार्क। तो ब्रिटेन में ब्लेचले पार्क में ये पूरा समिट आयोजित हो रहा है। एआई सुरक्षा समिट है, मतलब कहने का ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आज के दौर में बहुत ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका एक ये भी पहलू है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी थ्रेट भी तो होगा, क्योंकि अगर हमने एक मशीन को मानव के समान तुलना दे दी, मानव के समान हमने उसको क्षमता दे दी है, तो कल को वो मानव के लिए भी घातक हो सकता है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए ये एआई सुरक्षा समिट जो है वो आयोजित किया गया है। ध्यान रखेंगे कहाँ पर? तो ब्लेचले में। इसलिए इसको कहा जा रहा है ब्लेचले घोषणा पत्र। अगर प्रश्न ऐसा बन जाए कि ब्लेचले घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। अब मैंने पिछली बार भी ये चर्चा की थी कि जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो कौन कौन है। तो कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको इस समिट में आमंत्रित किया गया है। देख लेते हैं। अध्यक्षता तो ऋषि सुनक जी कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जी, उनको बुलाया गया है। यूरोपियन यूनियन की जो उर्सुला वॉन डेर जी हैं उनको बुलाया गया है। साथ के साथ टेस्ला के जो सीईओ हैं एलन मस्क, टेक्नोलॉजी की बात हो और एलन मस्क का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन सारे दिग्गज लोगों को इस समिट में आमंत्रित किया गया है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि कितने देशों ने इसमें भागीदारी निभाई है। तो अमेरिका, चाइना जैसे कुछ बड़े, भारत जैसे बड़े देशों के साथ लगभग जो है कुल 28 देशों ने इस एआई समिट में अपना पार्टिसिपेशन किया है। तो प्रश्न कहाँ से शुरू किया था? ब्लेचले घोषणा पत्र से हमने शुरुआत की थी। किससे संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। और आगे क्या राह होनी चाहिए, इसको ये बताता है कि एआई को कैसे हम सिक्योर तरीके से यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिक्योर तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए, मैंने ये सारे टॉपिक्स चर्चा कर दी। अब चलते हैं अगला देखते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है इनकोर ऐप। इनकोर ऐप जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है चुनाव आयोग से। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने इसको ध्यान में रखते हुए एक इनकोर ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जितने भी चुनाव से संबंधित जो प्रणालियां हैं, जैसे कि नामांकन हुआ, जांच हुई, कितने मतदाता हैं, उनकी संख्या की काउंटिंग हो गई, मतगणना हो गई, परिणाम आउट करना, रिजल्ट देना, ये सारे जो चीज़ें हैं उसकी जानकारी इस इनकोर ऐप में जो है वो लोड कर दी जाएगी। इससे क्या होगा कि चुनाव आयोग को भी आसानी होगी, साथ के साथ साथ मतदाता को भी और उम्मीदवारों को भी आसानी होगी। तो इसको, चुनाव प्रक्रिया को और सहज बनाने के लिए इनकोर ऐप लेकर आए हैं कौन? चुनाव आयोग। ध्यान रखेंगे, इनकोर ऐप चुनाव आयोग। देख लेते हैं चुनाव आयोग से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। सबसे पहले 25 जनवरी 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इसी 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो एक वनडे दिवस के रूप में एक फैक्ट भी आपका तैयार हो गया कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को इस दिन क्या है? चुनाव आयोग की, जो हमारा भारतीय चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना हुई थी। इसलिए 25 जनवरी को चुनाव दिवस मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद किसने में वर्णित है? तो 324 से 329 में मतदान से संबंधित या चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान संविधान में मेंशन है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 324 से लेकर के 329। देखते हैं कि जो चुनाव आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। अगर जिस चीज की संविधान में वर्णन हो चुका है, जिसमें संविधान का उल्लेख, संविधान में उल्लेख है जिस निकाय का, तो वह संवैधानिक निकाय हुआ। तो आर्टिकल 324 से 329 में इसका मेंशन है और यह चुनाव आयोग एक तरीके का संवैधानिक निकाय है।
वर्तमान में इस बॉडी में कितने सदस्य होते हैं, तो मुख्य रूप से एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मतलब कि टोटल 3 लोगों की ये बॉडी होती है। इनका जो चुनाव है वो कौन करता है, तो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बनता है कि जो चुनाव आयुक्त है या मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। 3 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देख लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में राजीव कुमार जी जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। मैंने बताया 3 सदस्यीय बॉडी है, तो मेन जो हो वो तो हुए राजीव कुमार जी। 2 अन्य सदस्य कौन है, तो अनूप चंद्रा और अरुण गोयल। तो किसमें, चुनाव आयोग में 3 मेंबर्स हैं। पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार जी। अन्य 2 कौन है, अनूप चंद्रा और अरुण गोयल। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, तीसरा टॉपिक हमारा क्या है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला देश कौन। अभी फिलहाल फिलीपींस निकल गया है बाहर। अभी इजराइल फिलीपींस का वॉर चल रहा है, इसलिए फिलीपींस न्यूज में है। साथ के साथ अगर उससे संबंधित कोई और डाटा है, कोई और फैक्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, देखना जरूरी है। तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से फिलीपींस बाहर निकल गया है। फिलीपींस से पहले अभी इटली ने भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सदस्यता छोड़ दी थी। तो इटली के बाद अब नया जो मेंबर जो इससे बाहर निकल गया है तो वो कौन है, फिलीपींस। अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना की एक परियोजना है। 2013 में उसने इसकी शुरुआत की थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि चाइना चाहता है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका सभी तक उसका एक संपर्क, उसका एक लिंक बैठ जाए ताकि वो विश्व पर राज कर सके। इसको ध्यान में रख करके चाइना ने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत की है। इसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बाद समुद्री जमीनी कनेक्टिविटी यानी कि समुद्र के माध्यम से भी और जमीन के माध्यम से यानी कि लैंड कनेक्टिविटी प्लस जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है, इन सब को वो चाइना बिल्ड करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है। किस योजना के माध्यम से, तो इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। इससे फिलहाल जो है फिलीपींस बाहर निकला है, ध्यान में रखेंगे। भारत में भी इस तरीके की चाइना की जो ये पूरी इनिशिएटिव है इसको काउंटर करने के लिए 2 परियोजनाएं चल रही है। तो हम अगर चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना के साथ साथ भारत के संबंध में भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। न्यूज़ में बना रहता है भारत के संबंध में कौन सी वो 2 योजनाएं हैं। तो पहली तो है भारतमाला, दूसरी है सागरमाला। तो भारतमाला जो परियोजना है वो 1998 से चल रही है। अटल बिहारी जी की सरकार जब थी तब अटल बिहारी जी इसको लेकर आए थे भारतमाला। इसमें क्या था, सड़क मार्ग में कनेक्टिविटी बिठाने की बात की गई थी। और ये एक सड़क मार्ग में कनेक्टिविटी बिठाता है एक देश से लेकर के दूसरे देशों के बीच में। सागरमाला नाम से ही स्पष्ट है, तो समुद्री कनेक्टिविटी यानी कि समुद्र के मार्ग में कनेक्टिविटी बिछाने के लिए जो है सागरमाला परियोजना लाई गई है। तो सागरमाला जो परियोजना यह तो लाई गई है 2015 में, लेटेस्ट है मोदी जी की सरकार में। लेकिन भारतमाला जो है वो पुरानी परियोजना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी इसको लेकर आए थे। तो अगर हम बात कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो इन 2 को भी कोट करना जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हमने भी इस तरह की पहल की शुरुआत की है। चाइना की एक और पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स यानी कि मोती, तो मोतियों की एक माला बिछा रहा है चाइना। मेन उद्देश्य क्या है, वही संपर्क बिछाना। और साथ के साथ उसका एक हिडन उद्देश्य ये है कि वो सारे जो इसमें सदस्य देश होंगे उनके ऊपर अपनी धाक, अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है ताकि चाइना जैसे भी चाहे दूसरे देशों को अपने हिसाब से उसकी लैंड को यूज कर सके। अगर मान लीजिए कि चाइना के पास में श्रीलंका के सदस्यता हो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में, या हमारे जो अन्य पड़ोसी देश हैं अगर वो इसमें शामिल हो जाएं, तो जब चाहे चाइना हमारे यहाँ पर भारत में अटैक करने के लिए इन देशों की जमीन का यूज कर सकता है। तो इसी को ध्यान में रखकर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति चाइना लेकर आया है। मेन उद्देश्य तो कनेक्टिविटी है लेकिन हिडन उद्देश्य कुछ और ही है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, तो मुख्य भूमि और पोर्ट सूडान यानी कि चाइना की जो मुख्य भूमि है और सूडान की जो बंदरगाह है वहां तक ये एक पूरा कनेक्टिविटी है। कौन सा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। हिंद महासागर में ये पूरा जो है नेटवर्क चाइना बिछा रहा है। तो मैंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित जितने भी प्रश्न थे या जितने भी फैक्ट हमें जानने जरूरी हैं हमने उसको डिस्कस कर लिया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। हृदय ज्योति योजना
तो आजकल जो है हार्ट अटैक की जो समस्या है बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने को मिल रही है, और सबसे ज़्यादा घातक बात यह है कि बहुत ही अर्ली एज में लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना जो है वो कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार चाहती है कि जैसे सड़क दुर्घटना होती है तो एक गोल्डन आवर वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपने कहीं पर, आपके सामने दिखा कि कहीं किसी की दुर्घटना हो गई है, रोड एक्सीडेंट हो गया है, तो आप एज अ जिम्मेदार जो नागरिक हैं, आप वहां पर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाएं विद इन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर, उस गोल्डन पीरियड के अंदर अंदर अगर आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा दें तो उसकी जान बच सकती है। ये तो पूरा मामला चलता है सड़क दुर्घटना के कॉन्सेप्ट में, लेकिन उसी तरीके का एक जो है वो कर्नाटक सरकार लेकर आई है। इसमें क्या है, इसमें भी एक गोल्डन पीरियड रखा गया है। इस हृदय ज्योति योजना के अंतर्गत ये रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको हार्ट अटैक आता है तो उसको 1 घंटे के अंदर अंदर, ऐसी आसपास में सार्वजनिक अवसंरचना हो कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार इसको लेकर आई है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार, तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार जो है एक कन्नड़ अभिनेता है, हाल ही में उनका बहुत कम एज में निधन हो गया है, तो उनकी जो दूसरी पुण्यतिथि थी उसके अवसर पर कर्नाटक राज्य ने इस पहल की शुरुआत की है। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। हृदय ज्योति का मतलब यह है कि जो भी हार्ट अटैक से ग्रसित व्यक्ति है, जिसकी अंडर एज है 36 या उससे और कम है, या और भी कोई भी पेशेंट जो हृदय हार्ट अटैक से संबंधित है या हार्ट अटैक उसको आता है, तो उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसके लिए जो है वो कर्नाटक राज्य क्या कर रही है, जो 85 जिले हैं वहां पर एक स्कोप सेंटर बना रही है। तो स्कोप सेंटर में क्या होगा कि हार्ट अटैक का प्रिवेंशन, अगर मान लीजिए कि जब हार्ट अटैक आता है, अगर उनको प्राइमरी जो ट्रीटमेंट मिल जाए तो कई बार मृत्यु होने से रोका जा सकता है। इसके लिए 85 जिलों में कर्नाटक में इस तरीके की पहल की शुरुआत की गई है। वहाँ ऐसा स्कोप केंद्र या स्कोप सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पर हार्ट पेशेंट या जो हार्ट अटैक का मरीज है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल सके। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री कौन है ये देख लेते हैं, अगर स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है तो कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं दिनेश गुंडू राव जी। ध्यान रखेंगे, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, दिनेश गुंडू राव जी। मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद्र गहलोत जी वहाँ के राज्यपाल हैं। तो मुद्दा क्या था, हृदय ज्योति स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए हमने स्वास्थ्य मंत्री को भी देख लिया, दिनेश गुंडू राव जी। पूरा मुद्दा आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है गोल्डन पीरियड वाला ही कॉन्सेप्ट है कि जल्द से जल्द किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आया तो उसको जल्द से जल्द प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल सके। इसके लिए ये पूरी पहल है, किसके नाम पर, तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार के नाम पर, जो कि एक क्या थे, कन्नड़ एक्टर थे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बता दूं कि जो स्कोप सेंटर बन रहे हैं उस स्कोप सेंटर्स में एक मेडिसिन या एक प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में एक मुफ्त इंजेक्शन दिया जाएगा। मैंने बताया कि जो 85 जिलों में जो सार्वजनिक ऐसी सुविधा बन रही है और संरचना बन रही है जहां पर ट्रीटमेंट मिल सके, तो वहां पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे व्यक्ति की जान बच जाए, तो इंजेक्शन का नाम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, टेनेक्टे प्लेस। तो इसको नाम भी याद रखेंगे, टेनेक्टे प्लेस जो है वह ऐसी इंजेक्शन या मुफ्त इंजेक्शन जो है इन 85 सेंटर्स में दिया जाएगा जिससे कि हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर घरेलू जल यात्रा। भारत का पहला है, अंतरराष्ट्रीय है, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है क्रूज लाइनर घरेलू जल यात्रा, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल जो है देशों को कनेक्ट करता हुआ ये जल यात्रा की जाएगी। इसमें क्या होगा, टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये पूरा जो है सेटअप बिठाया गया है। नाम क्या है उस क्रूज का, तो नाम है कोस्टा सेरेना, मतलब एक बहुत ही बड़ा जहाज है जिसको पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस कोस्टा सेरेना की का निर्माण किया गया है, भारत में किया गया है। इस तरीके का भारत पहला इस तरीके का इतने बड़े लेवल पे ये पर्यटन क्रूज जो है वो बना रहा है। इसके पहले गंगा विलास की भी चर्चा हुई थी, लेकिन ये कोस्टा सेरेना जो है उससे भी बड़ा है। कहाँ से शुरुआत हुई है, तो मुंबई से इसकी शुरुआत हुई है। कौन सा मंत्रालय ये देख रेख कर रहा है, तो केंद्रीय पत्तन पोत और परिवहन, जाहिर सी बात है समुद्री मार्ग से संबंधित है, तो जो केंद्रीय पत्तन पोत और परिवहन मंत्रालय है वह इसकी पूरी निगरानी कर रहा है। मंत्री कौन है, तो सर्वानंद सोनोवाल जी जो हैं इसके मंत्री हैं। ध्यान रखेंगे क्या है, ये एक क्रूज लाइनर घरेलू जहाज है।
नाम क्या है, कोस्टा सेरेना। अब देख लेते हैं कि अभी हाल ही में मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि इंडिया में, भारत में ही ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 का आयोजन हुआ था। तो ग्लोबल मैरीटाइम समिट में ही भारत ने ये लक्ष्य रखा था कि 2047 तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को जल यात्रा के लिए प्रेरित करना है, मतलब आकर्षित करना है जल मार्ग से यात्रा करने के लिए, पर्यटन को और बढ़ावा देना है। टारगेट और जो सन है या जो ईयर है उसको याद रखिएगा, कौन सा, 2047 जो है टारगेट है। तो क्रूज यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए ये कोस्टा सेरेना जो है वो जहाज बनाया गया है भारत के द्वारा। आगे देखते हैं कि कोस्टा सेरेना के बाद एक, ये तो नेशनल लेवल पे हुआ, हमारा भारत बिल्ड कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी एक चीज है, बहुत चर्चा में है, अब ऐसी संभावना है कि 2024 तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप जो है, कौन सा है, आइकॉन ऑफ द सीज। तो आइकॉन ऑफ द सीज जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है, ये बन रहा है, ऑलमोस्ट बिल्ड हो चुका है और इसका परिचालन 2024 में शुरू हो जाएगा। यह सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1200 फीट ये लंबा है और 20 मंजिला ऊंचा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 मंजिला ऊंचा मतलब कितना ही ऊंचा होगा, और 1200 फीट लंबा। नाम क्या है इसका, याद रखेंगे, आइकॉन ऑफ द सीज। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है, फिनलैंड में इसका निर्माण हुआ है। 2024 से ये अपनी आधिकारिक यात्रा पर निकल जाएगा। कैपेसिटी कितनी है, तो लगभग 7,960 लोगों को ये एक बार में पर्यटन के लिए ले जा सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो ध्यान रखेंगे, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, कोस्टा सेरेना से, जो भारत का सबसे बड़ा लंबा जो है वो क्रूज जहाज होने वाला है। घरेलू यात्रा को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए, पर्यटन को और ज़्यादा आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। शुरुआत उसकी कहाँ से हुई है, तो मुंबई का जो बंदरगाह है वहाँ से उसको शुरू किया गया है। भारत के लेवल पे था कोस्टा सेरेना, दुनिया के लेवल पे कौन सा है, आइकॉन ऑफ द सीज। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, एसबीआई की विदेश में नई शाखा खोली है। एसबीआई ने हाल ही में विदेश में अपनी एक नई शाखा खोली है। कौन सा देश है वो, तो श्रीलंका। श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई ने अपनी नई शाखा खोली है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह में, जो कि एसबीआई बैंक है तो बैंक से संबंधित भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे, तो एसबीआई के अध्यक्ष जो दिनेश खारा जी हैं वो भी उपस्थित रहे। साथ के साथ जो श्रीलंका में भारत के जो उच्चायुक्त हैं वो भी, तो उस नाम को भी ध्यान में रखेंगे, गोपाल बागले, ये भी उपस्थित रहे। तो जो निर्मला सीतारमण जी के साथ में भारत के श्रीलंका में जो उच्चायुक्त के पद पर पदस्थ हैं, कौन, गोपाल बागले, वो भी रहे। और एसबीआई के अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे, दिनेश खारा जी। इन तीनों ने मिलकर के एक साथ उद्घाटन किया है, कहाँ पर, श्रीलंका में। अच्छा, एसबीआई और श्रीलंका का लगभग 159 वर्षों का जो है वो संबंध है। देखिए 159 कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश भारत में जब सबसे पहले 3 बैंक बने थे, एक मुंबई में बना था, एक कोलकाता में बना था और एक मद्रास में बना था। तो ये जो 3 बैंकों की स्थापना की गई थी, वहीं से उसी टाइम से कोलकाता में भी, सॉरी, श्रीलंका में भी इस तरीके की बैंक की जो है स्थापना की गई थी। तो जो मद्रास बैंक था उसकी जो शाखा थी वो श्रीलंका में थी। बाद में जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से उसको जाना गया, और फिर 1955 में मर्जर होके वही इंपीरियल बैंक जो है वो क्या बन गया, एसबीआई बन गया। तो भारत और श्रीलंका में भी ये जो एसबीआई की जो शाखा है वो 159, मतलब लगभग 160 वर्षों से अपनी जो है सेवा दे रही है। अब देख लेते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो हमेशा जो एक जल संधि जो बहुत न्यूज में रहती है, क्या मुद्दा रहता है कि भारत के मछुआरे कई बार चले जाते हैं इस क्षेत्र में और श्रीलंका के जो नौसेना है उनको पकड़ लेती है और फिर उन मछुआरों को सजा हो जाती है। तो ये मुद्दा हमेशा चलता रहता है। कौन सा स्ट्रेट है, तो ये जो मैप के थ्रू, ये अगर इंडिया और यहाँ पर श्रीलंका का जो मैप है, इनके बीच में यहाँ पर एक पाक स्ट्रेट है। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, पाक जल संधि। एक ये भी मैटर है। साथ के साथ में कच्छातीव आइलैंड है, कच्छातीव द्वीप जो है ये भी हमेशा मुद्दे इश्यूज में रहता है, ये हाईलाइटेड रहता है। भारत और श्रीलंका के बीच में ही ये पूरा जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। कच्छातीव आइलैंड ये है कि भारत की जो समुद्री सीमा है और श्रीलंका की जो समुद्री सीमा है, इसको 1974 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी जी ने कच्छातीव द्वीप जो है श्रीलंका को दे दिया था।
भारत की और श्रीलंका की समुद्री सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। उस टाइम पे ये सोचा गया था कि चलो ये सीमा विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन अभी भी वो सुलझा नहीं है। अभी भी कच्चातीव आइलैंड जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा विवाद के रूप में, मैरीटाइम जो सीमा विवाद के रूप में अभी भी मुद्दा बना रहता है। तो कच्चातीव आइलैंड भी ध्यान में रखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में, साथ के साथ पाक जल संधि भी याद रखेंगे। एक और है कि भारत में और श्रीलंका में दो द्वीप हैं। तो भारत में जो है रामेश्वर द्वीप और श्रीलंका का मन्नार द्वीप है, वो भी इस स्ट्रेट के पास में पड़ता है। तो ध्यान में रखेंगे भारत और श्रीलंका से संबंधित पाक जल संधि, कच्चातीव द्वीप और साथ के साथ में रामेश्वर द्वीप और मन्नार द्वीप। तो प्रश्न कभी बन जाए कि मन्नार द्वीप कहाँ पर, तो श्रीलंका और भारत के बीच में, रामेश्वर द्वीप तो वो भी श्रीलंका और भारत के बीच में। बाकी चलिए आगे देख लेते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में युद्धाभ्यास कौन से हैं। देखिए वनडे एग्जाम्स में युद्धाभ्यास वगैरह भी पूछा ही जाता है। तो जो स्लाइनेक्स 23 है जो भारत और श्रीलंका के बीच, ये एक नौसैन्य अभ्यास है। साथ के साथ मित्र शक्ति जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये साइलेक्स और मित्र शक्ति हाल ही में अभी भारत और श्रीलंका के बीच में हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इनको डिस्कस कर रही हूँ। स्लाइनेक्स याद रखेंगे, ये नौसेना से संबंधित है, और मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो कौन से युद्धाभ्यास है, स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति, किसके किसके बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए अब देखते हैं अपना अंतिम टॉपिक। अंतिम टॉपिक ये है कि सीबीएसई का एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है, तो सीबीएसई का नया प्रशासनिक जो कार्यालय है वह खोला गया है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। सीबीएसई ने अपनी एक नई प्रशासनिक शाखा खोली है। नई प्रशासनिक शाखा, वो भी संयुक्त अरब अमीरात में। ये क्या चक्कर है, तो चक्कर ये है कि शायद ही किसी को पता हो कि लगभग सीबीआई की 100 से अधिक शाखाएं जो है वो यूएई में अभी कार्यरत हैं। तो यूएई का जो और सीबीएसई का पुराना नाता है, 100 से अधिक जो है वो स्कूल्स वहाँ पर सीबीएसई के चल रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने अपना एक नया प्रशासनिक कार्यालय यूएई में खोला है। देखिए वनडे एग्जाम्स आरओ में जो है ये गल्फ कंट्रीज वगैरह पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे, ये करंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब सीबीएसई के बारे में देख लेते हैं। तो सीबीएसई क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई है, 1929 में। 1929 में सीबीएसई को सरकार ने एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसके चेयरमैन कौन है, तो विनीत जोशी जो है वो इसके चेयरमैन है। यह एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, वर्तमान में सीबीएसई के ये चेयरमैन है। नाम क्या है, विनीत जोशी। शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये आता है, और शिक्षा मंत्री कौन है ये भी जानना जरूरी है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो सीबीएसई ने अपने नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ खोला है, ध्यान रखेंगे यूएई में। मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, विनीत जोशी जी। सीबीएसई की स्थापना कब हुई है, 1929 में। तो सीबीएसई से संबंधित इतना फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी है तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।